Islamic students, today is the 10th of June and the time is around 6 p.m. We are going to discuss about relations. So, first of all, in the relations, we have a concept which is called Cartesian product. इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो सेट्स हैं. सेट क्या होता है? सेट इज combination of elements. A set is a combination of unordered elements. ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेट्स हैं ए और बी. ए में हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं और बी सेट में हमारे पास एम ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं. ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो होती है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द बोथ सेट्स. ओके, वो किस तरह से फाइंड करते हैं? इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप इसके साथ भी कंबाइन करके लिखोगे पेयर बना के. फिर फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके लिखोगे. फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ और फिर एम्थ एलिमेंट के साथ. तो इस तरह से आप जो आपके पास जो टोटल यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनेंगे वो एम आपके पास पेयर्स बनेंगे. ओके, फिर यहाँ पे आप पहले सेट में से दूसरा एलिमेंट पिक करोगे और फिर उसको आप इसके साथ कंकैट करोगे, इसके साथ पेयर बनाओगे, फिर इसके साथ पेयर बनाओगे एंड सो ऑन. फिर आप तीसरा एलिमेंट पकड़ोगे इसका, फिर चौथा, फिर इसका केथ एलिमेंट पकड़ोगे, उसको पिक करोगे, आप उसको इसके साथ पेयर बनाओगे, इसके साथ पेयर बनाओगे एंड सो ऑन. तो अगर हमारे पास इसमें के एलिमेंट्स हैं और इसमें हमारे पास अगर एम एलिमेंट्स हैं तो जो इनकी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा हमारे पास उसको हम ए क्रॉस बी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ए क्रॉस बी का जो सेट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, मींस उसमें सेट ऑफ पेयर्स होंगे. ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर एंड सो ऑन. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर जो है उसमें होंगे के मल्टीप्लाई बाय एम. अगर ए की कार्डिनलिटी के है, इसमें के एलिमेंट्स हैं, और बी की कार्डिनलिटी जो है वो एम है, इसमें एम एलिमेंट्स हैं. तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी जो होगी वो के मल्टीप्लाई बाय एम होगी. ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं. ओके ओके, सो बाइनरी रिलेशन, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. रिलेशन का जो वर्ड है वो बेसिकली किसी भी सेट के दरमियान जो उनका आपस में ताल्लुक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब जो है वो ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उसकी एग्जांपल्स लेते हैं. लेट्स सी, देयर आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स. ओके, a binary relation from A to B is a subset of Cartesian product of A cross B. ये क्या होता है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट R is a subset of A cross B, means R is a set of ordered pairs from of the form of A comma B, where A जो है वो सेट A से बिलोंग करेगा और B जो है वो सेट B से बिलोंग करेगा. ओके, we use the notation A or B to denote A comma B. Okay, so we denote A comma B like this. Okay, अगर ये वाला जो अगर A और B के दरमियान बाइनरी रिलेशन है, ओके, अगर ये तब होगा जब ये वाला पेयर जो है वो इस रिलेशन का पार्ट होगा, और अगर ये वाला पेयर जो है वो इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा तो इनके दोनों के दरमियान रिलेशन नहीं होगा. ओके, तो वी से A is related to B by R. Okay, so there is a let's take an example. Okay. Let A is equal to A comma B comma C and B is equal to 1 2 3. Okay, so एक R हमारे पास एक सेट है. ठीक है, तो R जो सेट है उसमें हमारे पास जो पेयर्स हैं वो A comma B है, B comma 2 है, C comma 2 है. क्या ये एक रिलेशन है? A रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो इसको इंश्योर करने के लिए जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए. ये भी एक एलिमेंट जो है ये पहले से बिलोंग करता है, और ये इसका जो फर्स्ट पेयर है, इस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी पहले सेट से बिलोंग करता है.
और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए, जैसे 1 इससे बिलोंग करता है बी से, 2 जो है वो भी बी से बिलोंग करता है, और ये 2 जो है वो भी बी से बिलोंग करता है। तो यस, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन जो है वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ गए हैं कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो, उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। बाइनरी रिलेशन इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये इट इज बिटवीन टू सेट्स। ओके, बाइनरी का मतलब होता है टू, तो ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो डेफिनेटली बी से बिलोंग करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेट जो है वो बाइनरी रिलेशन में है फ्रॉम ए टू बी। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 जो है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा, और 2 भी ए से बिलोंग करना चाहिए, ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये बाइनरी रिलेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसकी बात करें तो पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो भी ये है, पहला सेट भी ये है, दूसरा सेट भी ये है। तो क्या एक ये इस तरह ही है कि आप ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, और ये उसका सबसेट है। तो यस, दिस इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ओके, तो आई होप कि आपको बाइनरी रिलेशन की समझ आ गई है कि बाइनरी रिलेशन जो है वो क्या होता है। बाइनरी रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो हम पिछले लेक्चर में, पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ओके, अब हम ग्राफिकली अगर बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हम बाइनरी रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं ये पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और ये एलिमेंट्स जो हैं ये दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो जितने एरोज होंगे उतने हमारे पास पेयर्स होंगे। तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो हमारे पास 2u होगा, तो 2u यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 0u होगा, 0u यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक पेयर होगा 0v, तो 0v यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक पेयर होगा हमारे पास 1v, तो 1v यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन। ओके, बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, और it is a subset of those two कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ those two sets। ओके, तो दो सेट्स की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हो, उसका जो सबसेट होता है उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, और इसको ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उस दो सेट्स की, और आर जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है। ओके ओके, तो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। ओके, तो यू नो अबाउट व्हाट इज प्रॉपर सबसेट और व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, अब हम किसी भी बाइनरी रिलेशन को हम टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन शो अ बाइनरी रिलेशन इनटू अ टेबल। फॉर एग्जांपल, एक ए सेट है ए और एक सेट हमारे पास बी है, और हमारे पास ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट in each pair. Every first element should belong to first set, and every second element in each pair uv should belong to second set। ओके, तो ये कंडीशन जो है वो मीट कर रहा है। ओके, तो ये एक बाइनरी रिलेशन है। इसको हम टेबल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको टेबल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आप लिखेंगे आर जो है एक रिलेशन का नाम है। इस तरफ आप सेट ए लेंगे, ओके, और इस तरफ आप सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। ओके, तो अगर जीरो और यू के दरमियान रिलेशन है, जीरो और यू के दरमियान रिलेशन है, यस, तो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्रॉस मार्क कर देंगे। ओके, अगर अब जीरो और वी के दरमियान रिलेशनशिप है तो आप इसको क्रॉस मार्क कर देंगे। अगर वन और यू के दरमियान रिलेशन है, जो कि यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप क्रॉस मार्क नहीं करेंगे। वन और वी के दरमियान अगर रिलेशन है, यस है, वन और वी के दरमियान रिलेशन, तो ये आप इसको क्रॉस मार्क कर देंगे। इस तरह से टू और यू के दरमियान रिलेशन है तो इसको क्रॉस मार्क कर देंगे, और टू और वी के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है तो इसको हम क्रॉस मार्क नहीं करेंगे। ओके, और इसको आप बाद में आप इस तरह से रिप्रेजेंट, जहाँ पे आपने क्रॉस मार्क किया उसको 1 कह सकते हैं, और जहाँ पे आपने क्रॉस मार्क नहीं किया उसको आप 0 कह सकते हैं। ठीक है, तो 0 का मतलब है कि इन दो ये पेयर 2b पेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और 1u पेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी पेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन
इन अ टेबल। ओके, अब हम बात करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस की, दोनों को कंबाइन करेंगे। ओके, सो रिलेशंस रिप्रेजेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ओके, वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि सेट ए में एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना सकता है, पेयर बना सकता है। ओके, तो सेट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जबकि ए और बी हैं, जो कि ए से बिलोंग करते हैं, देखें आप ए जो है उसका रिलेशन 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, और बी जो है उसका पेयर जो है वो 2 के साथ है और 3 के साथ है। तो इसका मतलब है कि वन एलिमेंट इन सेट ए कैन हैव मैनी रिलेशनशिप्स इन सेट बी। ओके, तो एक जो रिलेशन होता है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप भी होगा, ठीक है, और वन टू वन रिलेशनशिप भी हो सकता है अगर इस सेट के हर एलिमेंट जो है सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ वो पेयर बनाए, ठीक है, तो उसको हम वन टू वन कहेंगे। तो वन टू मैनी भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा वन टू वन भी हो सकता है। तो ये दीज आर द डिफरेंट रिलेशंस, ठीक है, जो कि आपको रिलेशंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शन और रिलेशंस को अगर दोनों कंबाइन करते हैं हम किसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट्स ए बी कैन बी डिफाइंड एज ए स्टार एक एरो बी। ओके, इसका मतलब ये है कि A arrow B assigns to each element in the domain set A exactly one element from B। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास वन टू वन का रिलेशनशिप होगा, वन टू वन का मतलब यह है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, तो तब ये जो रिलेशनशिप होगा उसको हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अगर वन टू मैनी का रिलेशनशिप है जैसे कि यहाँ पे है तो ये एक फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन, ये एक रिलेशन तो है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनपुट ए करते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, वी डोंट नो। ओके, तो अगर वी डोंट नो देन दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ये रिलेशन तब फंक्शन होगा जब हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट आएगी। ओके, ये इनपुट है और एक एक डायरेक्ट आउटपुट है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जैसे यहाँ पे एम्बिग्विटी है कि ए के अगेंस्ट आउटपुट 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, वी डोंट नो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ए के अगेंस्ट जो है 1 आउटपुट आएगी और बी के अगेंस्ट 3 आउटपुट आएगी। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन एंड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। तो एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ओके, सो इस तरह से हम अब रिलेशन ऑन सेट की बात करेंगे। रिलेशन ऑन सेट का मतलब क्या है? रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये है, रिलेशन ऑन सेट ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ओके, हमारे पास एक ही सेट है, ए सेट है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम एक और रिलेशन जो है वो शो अप कर रहे हैं। इस रिलेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, वेयर ए डिवाइड्स बी, वो सारे के सारे पेज जो हैं वो इसका पार्ट होंगे। ओके, तो आपने ए बी सेट जो है वो यही लेना है और ये बी भी सेट आपने यही लेना है। मीन्स पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है। ये रिलेशन ऑन सेट है। रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये है कि एक सेट का अपने पास सेल्फ, उसके साथ सेल्फ रिलेशन में है, ठीक है। तो सेल्फ रिलेशन का मतलब ये है कि इस सेट को आपने इसी सेट के साथ इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो आप इसी के साथ इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो जहाँ पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है वो रिलेशन वो इसका पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड्स 1 यस, 1 डिवाइड्स 2 यस, 1 डिवाइड्स 3 यस, 1 डिवाइड्स 4 यस, 2 डिवाइड 2 यस, 2 डिवाइड 4 यस, 3 डिवाइड 3 यस एंड 4 डिवाइड 4 यस। ओके, तो टोटल हमारे पास इसमें इस जो रिलेशन है जो कि कंडीशन मेकर है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, जिसको हम ग्राफिकली इस तरह से या टेबल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो टेबल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन, ये सेल्फ रिलेशन है, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे जो कि राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं।
तो ये सेल्फ रिलेशनशिप है। टोटल 16 पेयर्स बन सकते थे, लेकिन जो ये वाला रिलेशन है जिसमें हमने ये कंडीशन लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने एक सेल्फ रिलेशन जो बनाना है, रिलेशन ऑन सेट बनाना है। रिलेशन जो है वो सेट ए जो है वो इज इक्वल टू है 1 2 3 4, और इसके ऊपर जो है वो हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन डिफाइन करने का मतलब ये है कि ए वेयर ए, ये इसमें यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, बी आर नॉट, ठीक है, बी इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, जहाँ पे ये जो है ये कंडीशन जो है, इसका मतलब ये है कि ये सेट, ये हम एक ऐसा सेट डिफाइन कर रहे हैं और उसको ये नोटेशन मैथमेटिकल नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। इस नोटेशन का मतलब ये है कि जो ए है वो भी इसमें से कोई एलिमेंट होगा और बी जो है वो भी कोई इसमें से एलिमेंट होगा, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इस रिलेशन का पार्ट हैं। ओके, तो इस रिलेशन का मतलब ये जस्ट एक नोटेशन है, इसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है। तो नॉट इक्वल का मतलब ये है कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं भाई पेयर्स हैं वो आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 12 पेयर्स होंगे, क्योंकि 16 में से जब हम इसके सेल्फ पेयर बनाएंगे तो 16 पेयर्स बनेंगे। 16 में से 4 पेयर्स जो हैं उनमें ये कंडीशन वायलेट होगी, बाकी 12 में ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी। तो या आप इस रिलेशन को इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ओके ओके, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन अ सेट वेयर ए की कार्डिनलिटी जो है n है, ठीक है। तो इसका वो कहता है कि देयर इज अ थ्योरम, ठीक है। थ्योरम ये कहता है कि जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हैं, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का मतलब पता क्या है? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का मतलब ये है कि जब आप कार्टियन प्रोडक्ट ले लेंगे ऑन सेट, का मतलब ये है कि इसके साथ आपने सेल्फ कार्टियन प्रोडक्ट करनी है। जब सेल्फ कार्टियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो n स्क्वायर आएंगे। अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं और इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब जब n स्क्वायर का आपके पास एक पेयर है, एक आपके पास सेट है, ठीक है, पेयर ऑफ सेट है आपके पास, तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है हमारे पास, उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। तो अगर हम सेल रिलेशन ऑन सेट बनाए, तो रिलेशन ऑन सेट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट, एक ऐसा रिलेशन है जो कि इस सेट का सबसेट है। तो पहले ये वाला सेट बना लेते हैं। 1 क्रॉस ए का मतलब ये है कि आपने पेयर बनाने हैं और पहला एलिमेंट आपने लेना है, उसको आपने दूसरा एलिमेंट भी इसी से बिलोंग करेगा। पहला 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 का 2 के साथ पेयर बनेगा। ये होगा ऐसे कि बेसिकली आप इस सेट को 2 दफ़ा लिख लें इस तरह से। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इसका पेयर पहले 1 के साथ बनेगा, फिर इसका पेयर जो है वो 2 के साथ बनेगा, फिर 2 का पेयर जो है वो 1 के साथ बनेगा, और फिर 2 का पेयर जो है वो 2 के साथ बनेगा। तो टोटल हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो ए की कार्डिनलिटी थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो थी वो हमारे पास थी 2। क्यों? क्योंकि ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे। तो अगर ए की कार्डिनलिटी 2 होगी तो ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी? इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो जो कि हम देख चुके हैं कि ऊपर जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, अब कितने पॉसिबल रिलेशंस हैं? रिलेशन का मतलब समझते हैं?
रिलेशन जो है वो ये होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका वो, इस सेट का वो सबसेट होता है। ये सेट कहाँ पे है, ये सेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये वाला। ओके, तो इसमें इसका सबसेट जो है, इसका सबसेट ये भी हो सकता है, ये भी एक सबसेट है इसका, जैसे कि 1 1 है। इसमें एक ही सेट, इसमें एक ही पेयर है, इसका सबसेट ये भी है कि आप 1 1 लिखें और यहाँ से ये 2 2 ले लें, ये भी इसका एक सबसेट है। तो टोटल मैक्सिमम कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उसका फार्मूला आपको पता है? उसका फार्मूला ये होता है कि इस सेट में जितने जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं वो है 4, ठीक है। तो 2⁴ डिफरेंट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, मीन्स 16, इसके 16 डिफरेंट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ये क्लास 10 में आपने बनाए होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं बनाए तो आप दोबारा जाके देख सकते हैं। तो ये 4 कहाँ से आया था, ये 4 बेसिकली क्या था, ये 4 बेसिकली, ये 2 बेसिकली कहाँ से आया था, 2 हमारे पास क्या था, n। अगर हमारे पास एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें टोटल n क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो जब हमारे पास n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे तो हम जो इसके सबसेट्स बनेंगे, जो रिलेशंस बनेंगे, वो 2⁴n स्क्वायर बनेगा इस तरह से। ओके, दिस इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमने पुट करके दिखा था। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है, वो प्रूफ हो गया। मैंने एग्जांपल के प्रूफ किया कि जो टोटल रिलेशंस बन सकते हैं, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जितने पॉसिबल मैक्सिमम सबसेट्स बन सकते हैं वो हैं 2⁴n स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि उसका जो बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, वो उसमें मैक्सिमम 2⁴n स्क्वायर बाइनरी रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने एग्जांपल भी दी है, जिस तरह से मैंने पॉसिबल लिस्ट बनाई है, इस तरह से उसने भी 1 2 की एग्जांपल दी। 1 2 का उसने जब A क्रॉस A फाइंड किया, सेल्फ सेट रिलेशन ऑन सेट फाइंड किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें 4 एलिमेंट्स थे। तो 4 एलिमेंट्स के जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं वो ये वाले हैं। तो टोटल वो 16 सबसेट्स उसने बनाए हैं, जो कि यहाँ पे पूरे मेंशन है, यहाँ पे पूरे मेंशन है, यहाँ पे 16। तो ये बने 2⁴ इक्वल टू 16। ओके, तो 4 क्या था, 4 कहाँ से आया था, 4 आया था n स्क्वायर से। तो n कहाँ से आया था, n बेसिकली कार्डिनलिटी है A सेट की। ओके, तो इसका मतलब है कि 2⁴n स्क्वायर जो है वो टोटल बाइनरी रिलेशंस हो सकते हैं। ओके, अब देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम रिलेशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। A relation on set A is called reflexive if, एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर उसमें जो पेयर ऑफ सेट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, मींस पहला सेट दूसरे सेट के इक्वल होगा। अगर सारे के सारे पेयर्स ऐसे होंगे इस सेट में तो वो रिफ्लेक्सिव सेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी बात करें, ए हमारे पास ये है और उसमें हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि ये कंडीशन मीट कर रहा है, वेयर ए डिवाइड्स बी। तो ये कहता है कि क्या ये जो आर डिव है ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हमने इस सेट को ये इस तरह से, ये हमारे पास पेयर्स आ गए जो कि इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। ओके, और अब चूंकि ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब पहला और दूसरा एलिमेंट सेम होंगे। तो यहाँ पे तो पहला और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें वो सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स जो सेट का पार्ट हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, तो अगर इन 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ये 4 सेट्स जो हैं, ये 4 पेयर्स जो हैं इस में एग्जिस्ट करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करते तो वो रिफ्लेक्सिव। यहाँ 1 1 ये है, 2 2 ये है, 3 3 ये है, 4 4 ये है। ओके, तो इसका मतलब है ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस तरह से जो सेम एलिमेंट्स हैं उनका पेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 4 4 ना होता, इस सेट का पार्ट जो है वो 4 4 ना होता,
तो फिर ये सेट जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होना था। ओके, तो ये सेट, एक सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा, एक रिलेशन जो है वो सब रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर उसमें जो जिस सेट से वो बन रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट्स के कॉम जो सेम पेयर्स होंगे। ओके, तो अगर वो सारे के सारे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये दैट इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब हमने इसको देखना है कि क्या ये सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो 1 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, यस। 2 2 इसमें एग्जिस्ट करता है, यस। 3 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, यस। 4 4 इसमें एग्जिस्ट करता है, यस। ओके, तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक करने का एक और भी तरीका है। आप इस सेट को जो है वो उसी फॉर्म में जिस तरह से टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। तो अगर ये वाली, अगर ये डायगोनल जो है ये 1 आ रहे हैं सारे, तो इसका मतलब है कोई रिफ्लेक्सिव है। अगर ये डायगोनल जो है वो 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू चेक वेदर अ सेट इज, whether a relation is reflexive or not. Okay, okay, तो relation f r fun on a defined as, r fun में हमारे पास ये तीन पेयर्स हैं। तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है ना 4 4 है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव का मतलब जो है उसका रिवर्स है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको खुद से देखिएगा, इररिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। इररिफ्लेक्सिव इज द रिवर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो इसकी एग्जांपल जो है वो जिस तरह से है कि जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इसके ऊपर हमने एक रिलेशन बनाया है वेयर आर नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल में 1 1 भी नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा, 3 3 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं होगा। तो अगर ये सारे के सारे जो पेयर्स हैं ये नहीं होंगे तो तब वो इररिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी पेयर एग्जिस्ट करता है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो इस केस में आपने ये देखना है कि अगर डायगोनल की पोजीशन में सारे के सारे जीरो आ रहे हैं तो तब वो इररिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अगर इनमें से कोई एक भी 1 हो गया डायगोनल में से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो फिर वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर सारे के सारे जीरो हैं तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। याद रहे कि दिस इज द टेबुलेशन फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। और ये किस तरह से हमने बनाया है, ये इस तरह से बनाया कि इस तरफ भी हमने लिखा है 1 2 3 4 और इस तरफ भी हमने लिखा है 1 2 3 4। और अगर 1 2 के दरमियान रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। अगर 1 3 के दरमियान रिलेशन है तो यहाँ पे 1 3 के दरमियान रिलेशन बना दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। 1 4 के दरमियान रिलेशन पेयर है तो यहाँ पे हमने 1 4 डाल दिया। 2 1 के दरमियान पेयर है तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। ओके, एंड सो ऑन। तो जिनका पेयर नहीं है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। और अगर डायगोनल में 0 0 आ रहे हैं सारे, उसका मतलब है कि वो इररिफ्लेक्सिव है। ओके, अब हमने इसका देखने का क्या, ये सेट जो है वो इररिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये वाला सेट। तो ये सेट जो है वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 भी आ गया और 2 2 भी आ गया, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है रिलेशन की वो है सिमेट्रिक। तो एक रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अगर उसमें अगर उसमें कुछ इस तरह से जो पेयर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल ए बीज, फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू ए बी जो है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बिलोंग टू बी ए शुड बिलोंग टू आर। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है। ओके, ये रिलेशन अगर वो कहता है कि अगर 1 1 एग्जिस्ट करता है तो इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 1 1 का जो रिवर्स है वो तो 1 1 ही होगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 अगर एग्जिस्ट करता है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्या 2 1 एग्जिस्ट करता है? नहीं। 1 3 एग्जिस्ट करता है तो 3 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 3 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता। और 1 4 एग्जिस्ट करता है तो 4 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर एक पेयर एग्जिस्ट करता है और उसका रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है तो तब वो सिमेट्रिक होगा। और ये सारों के लिए होगा। अगर एक भी पेयर ऐसा है जिसका रिवर्स नहीं है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ भी हम एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ये हमारे पास एक रिलेशन, एक सेट ये है और इसके ऊपर एक रिलेशन है जो कि हमारे पास उसमें ये पेयर्स हैं हमारे पास। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर 1 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करता है, 1 3 एग्जिस्ट करता है, 3 1 भी एग्जिस्ट करता है।
1 4 एग्जिस्ट करता है तो 4 1 भी एग्जिस्ट करता है, और 2 1 को हम देखते हैं 2 3 एग्जिस्ट करता है तो 3 2 भी एग्जिस्ट करता है, 2 4 भी एग्जिस्ट करता है तो 4 2 भी एग्जिस्ट करता है, ओके। 3 4 एग्जिस्ट करता है तो 4 3 एग्जिस्ट करता है, ओके। तो हर एक सेट का रिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है यस दिस सेट इज सिमेट्रिक, ओके। तो सिमेट्रिक आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, रिफ्लेक्सिव पता चल गया आपको कैसे फाइंड करना है, और इररिफ्लेक्सिव कैसे फाइंड करना है। तो सिमेट्रिक फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, अगर आप किसी भी रिलेशन को एक टेबल की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, तो अगर यहाँ पे जो रो को अगर हम आई कह रहे हैं और कॉलम को हम जे कह रहे हैं, तो कॉलम को रो बना दें और रो को कॉलम बना दें, तो जो अगर वो एलिमेंट सेम है, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो अगर हम इसको कॉलम को इसकी कॉलम को रो बनाएंगे और रो को कॉलम बनाएंगे, तो ये बेसिकली इस एलिमेंट के ऊपर मैप होगा। तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, ओके। यानी कि अपोजिट नंबर जो है ये नंबर जो है वो अपोजिट नंबर है, ठीक है, और ये नंबर जो है वो अपोजिट नंबर है, ओके। तो अगर अपोजिट नंबर जो है वो 1 है, ठीक है, तो वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि सिमेट्रिक नहीं है, जैसे 1 2 है इसमें रिलेशन में, तो 2 1 नहीं है इसमें, 2 2 तो है, ठीक है, 3 3 है, ठीक है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में सेल्फ रिवर्स पेयर्स हैं। 2 1 एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे 2 1 नहीं है इसमें, तो लिहाजा ये जो सेट है ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप जो है वो रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आना चाहिए। बाइनरी रिलेशन जो है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। बाइनरी रिलेशन में हमने देखा कि बाइनरी रिलेशन को हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अभी हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जिसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, तो एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन का समझ आ गई थी आपको लास्ट टाइम, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए इज इक्वल टू बी, ओके, देन ए इज इक्वल टू बी, उसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, ओके। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर 1 2 बिलोंग करता है किसी सेट से, तो उसका रिवर्स बिलोंग नहीं करना चाहिए, ओके। अगर एंटी सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर एक सेट 1 2 जो है वो एक पेयर जो है वो एक रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उसका रिवर्स रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए, जैसे 2 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे ये इक्वल हैं उनको उनको आपने नहीं देखना, ओके, उनको आपने नहीं देखना। जहाँ पे नॉट ये इक्वल नहीं है उनको आपने देखना कि उनके रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो यस दिस सेट इज एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक में बेसिकली वो जो अपोजिट नंबर्स होते हैं, अगर हम रो को कॉलम से चेंज करें, कॉलम को रो से चेंज करें, तो उन दोनों के नंबर उनकी जो वैल्यूज हैं वो 1 0 होनी चाहिए। मीन्स एक में अगर 1 है तो दूसरे में वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, ओके। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल कि क्या ये रिलेशन है वो हमारे पास एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेशन ए है हमारे पास, इसके ऊपर सॉरी एक हमारे पास सेट है, उसके ऊपर रिलेशन है हमारे पास ये। इस रिलेशन में अगर 1 1 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं है। 1 3 एग्जिस्ट करता है तो 3 1 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं है। 1 4 एग्जिस्ट करता है तो 4 1 एग्जिस्ट करता है, नहीं। और 2 4 है तो 4 2 एग्जिस्ट करता है, नहीं। यस, तो दिस इज एंटीसिमेट्रिक। सो ये एंटीसिमेट्रिक तो है ये, लेकिन ये ट्रांजिटिव की एग्जांपल दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव। जो नेक्स्ट रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने सिमेट्रिक को देख लिया, रिफ्लेक्सिव को देख लिया, इररिफ्लेक्सिव को देख लिया, एंटीसिमेट्रिक को देख लिया। ये 4 5 प्रॉपर्टीज हमने देख ली।
अब हमने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक 1 2 एग्जिस्ट करता है और ये अगर मैच कर जाते हैं, ये इसका जो सेकंड है ये किसी के फर्स्ट के साथ मैच कर जाता है, तो फिर ये वाला जो टेबल, ये वाला जो रिलेशन है 1 2, ये भी जो पेयर है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 इसका लास्ट वन जो है ये इसके साथ मैच कर गया। फर्स्ट पेयर का जो लास्ट एलिमेंट है वो सेकंड पेयर के या किसी भी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि 1 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 2 यहाँ पे है, ये देखिए ये वाला 1 2 है। अब ये 1 जो है ये इसके साथ में मैच करता है, ये 1 जो है इसके साथ भी मैच करता है, तो 1 3 एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 और 3 ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यस 1 3 है यहाँ पे। अगर हम बात करें 1, ये 1 जो है ये इसके साथ भी मैच कर गया इसके साथ, तो ये 1 है, तो ये 1 और 4 इधर से ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यस ये हमारे पास है 1 4 है यहाँ पे। ओके, अब ये जो 2 है ये इसके साथ मैच कर गया इसके साथ, तो हमारे पास 1 और 2 ये वाला सेट होना चाहिए। तो 1 और 2 हमारे पास पेयर ये वाला है यहाँ पे। ओके, इस तरह से 3 की बात करें तो 3 इसके साथ मैच कर गया, तो 1 जो है वो 1 और 3 ये होना चाहिए। तो 1 और 1 1,3 पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 इसके साथ भी मैच कर गया और ये वाला 4 भी इसके साथ मैच कर गया, तो 2 4 सर 2 4 भी होना चाहिए और 1 4 भी होना चाहिए। 1 4 भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और 2 4 भी एग्जिस्ट करता है। जी, क्विज जो है स्टूडेंट्स आज नहीं हो रहा क्योंकि लाइट गई हुई थी तो मैं क्विज नहीं बना सका। क्विज किसी और दिन कर लेते हैं ये। सो स्टूडेंट्स आप रिलेशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस अगर आपके पास हैं तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है एंड सिमेट्रिक डिफरेंस है। इन ऑपरेशन से आप पहले भी फेमिलियर हैं, ठीक है। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? यूनियन दो रिलेशंस के अगर आपके पास हैं तो ऐसे जो आपके पास स्पेस जो कि इसमें भी हैं और इसमें भी हैं उन दोनों को आप कंबाइन करके लिखोगे, और जो जो सेम होंगे, जैसे 3u इसमें भी है और 3u इसमें भी है, उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, और जो अनकॉमन है उनको आप लिखेंगे, और जो जो कॉमन है उनको आप एक दफ़ा लिखेंगे। ओके, तो ये यूनियन हो गया जैसे कि यहाँ पे है। ओके, अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखेंगे आप, दोनों में कॉमन है, जैसे 3u इसमें है और 3u इसमें है, सिर्फ ये कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में इनका कॉमन आएगा। ओके, डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस में होता है कि ऐसे पेयर्स आपने लिखने हैं जो कि R1 से बिलोंग करते हैं और R2 से बिलोंग नहीं करते। जैसे कि 1u जो है R1 से बिलोंग करता है और R2 से बिलोंग नहीं करता, तो ये आएगा। 2u जो है ये R1 से बिलोंग करता है, R2 से बिलोंग नहीं करता, ये आएगा। 2v आएगा जो कि R1 से बिलोंग करता है, R2 से बिलोंग नहीं करता। 3u नहीं आएगा क्योंकि ये R1 से भी बिलोंग करता है और R2 से भी बिलोंग करता है ये। तो इसमें ऑल नॉन कॉमन ऑफ R1 रिलेशन, इसका मतलब ये है कि R1 के वो सारे के सारे आप पेयर्स लिखो जो कि नॉन कॉमन है, अनकॉमन है, ठीक है। अगर हम R2 - 1 की बात करें तो R2 का मतलब ये है कि ऐसे सारे के सारे पेयर्स जो कि R2 से बिलोंग करते हैं और R1 से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जैसे 1v जो है वो आएगा इसमें, 3u नहीं आएगा क्योंकि 3u इसमें भी है, और 3v आएगा, तो 1v और 3v इसका आंसर होगा, 1v और 3v। तो इस तरह से आप दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस को आप यूजिंग ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आप R1 - R2 फाइंड कर लिया जब आपने, और R2 - R1 फाइंड कर लिया, तो इन दोनों सेट का जब आप यूनियन फाइंड कर लेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ओके, सो आप दो या दो से सेट, जब दो सेट्स आपके पास होंगे तो आप उसके ऊपर पेयर वाइज आप उसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एंड का या और का ऑपरेशन है तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। वो कैसे? आपके पास ये एक रिलेशन है, एक आपके पास R2 रिलेशन है, इन दोनों को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। पहले R1 को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, फिर आप R2 को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। जब आप R1 और R2 को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो अगर इन दोनों का आपने और फाइंड करना है, तो और का मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वन है, कोरस्पॉन्डिंग बिट्स जो हैं
वो अगर पहली बिट इसकी और इसकी पहली बिट, अगर वो उनमें से कोई एक भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसकी सेकंड बिट और इसकी सेकंड बिट, अगर इन दोनों में से कोई एक भी 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। इसकी थर्ड बिट, ये वाली बिट, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट ये वाली, इन दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो सारे के सारे 1 आएंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है। तो और का मतलब ये होता है और ऑपरेटर का, कि दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो ये था। और अब हम एंड की बात करते हैं, ठीक है। इसको हम कंजंक्शन कहते हैं, उसको हम डिसजंक्शन कहते हैं। ये हमने प्रेडिकेट लॉजिक में देखा था। तो कंजंक्शन का मतलब होता है एंड ऑपरेटर हमने परफॉर्म करना है। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों जब 1 होंगे तो फिर 1 होंगे। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो लिहाजा 0 आएगा पहली बिट। यहाँ पे 0 है तो दूसरी बिट भी 0 आएगी। यहाँ पे 0 है तो तीसरी बिट, ये वाली बिट भी 0 आएगी। यहाँ पे 0 है तो ये भी बिट 0 आएगी, और यहाँ पे 0 है, ये भी बिट 0 आएगी। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो लिहाजा ये वाली बिट जो है वो 1 होगी। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो कंजंक्शन जो है वो दो रिलेशंस का फाइंड कर सकते हो। ओके, कंपोजिट ऑफ आर एंड एस। कंपोजिट ऑफ आर एंड एस, एस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, कि जब हमारा क्विज़ होगा मैं आपको क्लास जो है वो अनाउंस करूंगा इस फ्राइडे इवनिंग में। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा